जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। अब तक हम एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 14 देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके बाकी के जो भी 22 तक सम है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम जैसे है। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0। मतलब मुझे एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो 0,0 पॉइंट में से पास हो रहा है एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मतलब y डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स, ये कोई गिवन है। ओके, तो आपको अगर कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है तो कर्व का इक्वेशन और कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ उसमें आर्बिट्ररी एक कांस्टेंट होगा, हम आगे पढ़े हैं। अगर उसके अंदर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन के अंदर मैं x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखूंगा, मतलब इस पॉइंट को रखूंगा, तो आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। फिर उस वैल्यू को, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू को मैं जनरल सॉल्यूशन के अंदर रखूंगा तो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपका आंसर होगा। चलिए कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स, ये आपको पता है। अब सेपरेशन करते हैं वेरिएबल का, यहाँ पे आएगा डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, एक्स वाली टर्म को एक साइड, वाई वाली टर्म को एक साइड, फिर दोनों साइड इंडिविजुअल में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए अब आगे का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं फ्रेंड्स। कौन सी दो मेथड? सबसे पहली बात कि अगर आप इसको लिए टेस्ट से अप्लाई करो, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से करो तो भी आएगा। अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, अगर ई रेस टू एक्स आपके पास है, उसके साथ मल्टीप्लाई में आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में एडिशन के रूप में है, तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए, यहाँ पे ई रेस टू एक्स तो है, लेकिन मैं ऐसी कोई टर्म नहीं जानता जिसका बाजू में डेरिवेटिव हो। ठीक है, एक काम मैं करूँगा यहाँ पे फ्रेंड्स। कौन सा काम? देखिए, मैं इंटीग्रेशन इजी बने इसलिए यहाँ पे ई रेस टू एक्स को अलग रखूँगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/2 ई रेस टू एक्स को आगे रखो, 2 टाइम साइन है, तो अगर मैं ऐसा लिखूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया? इसका रीज़न एक ही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज़ का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगी। देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस कॉस का हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, तो इसका इस टर्म का डेरिवेटिव बाजू में सेट हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वाई। ठीक है, अब वैसे इसका इंटीग्रेशन आप बाय यूजिंग यू इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी इजी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू 1/2, इसका आंसर आता है ई रेस टू एक्स। देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होगा, तो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स इंटू यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस क्या लिखना पड़ेगा, सी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि ये जो कर्व होगा वो कहाँ से पास होता होगा, 0.00 में से, ओरिजिन में से पास हो रहा है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कर्व पासिस थ्रू 0,0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, x की जगह पे 0 पुट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 रखूँगा, y की जगह पे, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 ई रेस टू 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। यहाँ से आपको एक c की वैल्यू मिलेगी।
तो ये हो गया 0, 2 को यहाँ पे दो वो भी 0 हो जाए, e⁻1 मतलब 1। साइन 0 हमेशा क्या होता है 0, माइनस cos 0 होगा 1 प्लस c, तो ये क्या हो गया -1 प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो c आपको मिला 1। अब c की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 1/2 e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे सॉरी ये 1/2 था। ओके, 1/2 था। अगर मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता यहाँ पे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे का इक्वेशन का मैं एलसीएम लूंगा तो ही ये सामने 2 जाएगा। तो ये 2c, ये 2 यहाँ पे दिया तो ये 2c बनेगा, यहाँ पे 2, तो ये 1/2 मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा वो क्या मिलेगा 1/2। तो c की वैल्यू रखेंगे प्लस ये 1/2 लिखा, सॉल्यूशन ऑफ कर्व, ये जो है आपका क्या है आंसर है कर्व का, तो हमने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मुझे ऐसा बोला है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग। ऐसा इक्वेशन है, मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका मैं पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। ऐसे ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर मैं इस पॉइंट की वैल्यू x की जगह पे y की जगह पे रखूंगा, तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट c मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जैसे फाइंड किया वैसे ही फाइंड होने के बाद c की वैल्यू रिटर्न रखूंगा इक्वेशन में, तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए कैसे करना है, x इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 एंड y प्लस 2, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सेपरेट द वेरिएबल y अपॉन y प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ दी साइड, ऐसे हम करेंगे। नाउ यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सेपरेट द डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे आप सेपरेट डिनोमिनेटर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में एक टर्म है, डिनोमिनेटर में दो अलग अलग टर्म का एडिशन दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले के ऊपर बनाऊंगा, मतलब 2 ऐड करूँगा, 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर दोनों के दोनों डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में। यहाँ पे x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉमन निकालो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया 1 इंटू डी वाई माइनस 2 बाहर निकाला 1 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर निकाला 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपको यहाँ पे y माइनस 2 लॉग मोड में y प्लस 2 दिख रहा होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लॉग में मोड x प्लस c दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ ये आपका क्या होगा, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है उसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, ये जो कर्व होगा वो कहाँ से पास हो रहा है, 1, -1 है, कर्व passes through 1, -1 पॉइंट, तो आपको x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 पॉइंट रखना है, पुट। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, c का आंसर मिलेगा कुछ। चलिए रखते हैं, तो y की जगह पे -1 -2 लॉग ये मोड में -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग मोड में 1 प्लस सी। लॉग यहाँ पे 1, लॉग 1 क्या हो जाता है 0। ठीक है, ये -1 प्लस 1, ये लॉग 1 भी 0 हो जाएगा। ओके, इस साइड -1 मिला, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस सी, तो 1 को इस साइड ले आओ, c इज इक्वल टू आपको -2 मिलेगा। ठीक है, अब c की वैल्यू पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो y माइनस 2 लॉग मोड में y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लॉग मोड में x माइनस 2, ये जो है आपका क्या है रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ कर्व। ये आपका आंसर है। हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मांगा था कर्व का वो क्या है, ये है। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो फ्रेंड्स तो कैसे कर सकते हो, सारी टर्म को इस साइड लेके आओ, इस साइड लेके आओगे तो ये देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, log y+2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अदरवाइज ये रखोगे तो भी चलेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 2, -2। ठीक है, 2, -2 में से पास होने वाला एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ हिंट दी है। वो क्या हिंट है देखिए यहाँ पे, गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, किसी पॉइंट x, y के ऊपर, कर्व के ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, देखिए किसी भी कर्व के ऊपर का टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। ओके, मुझे ऐसा बोला है द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, मुझे क्या बोला है, y कोऑर्डिनेट एंड dy/dx का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट मतलब सामने मुझे क्या रखना पड़ेगा, x। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बना फ्रेंड्स, फिर से मुझे कर्व का इक्वेशन फाइंड करने का बोला है जो कि 2, 0, -2 में से पास हो रहा है। ठीक है, और ऐसा बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट मतलब dy/dx, टेंजेंट का एंड y कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट होगा वो x कोऑर्डिनेट को इक्वल में। ठीक है, चलिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, सेपरेट दी वेरिएबल, यहाँ पे dx x, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये हो गया y² इज इक्वल टू x²/2 प्लस c। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कर्व का इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ना आप ये भी कर सकते हो फ्रेंड्स कि ये आपने कांस्टेंट c ऐड किया है, c/2 भी कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे y² इज इक्वल टू x² प्लस c मिल जाए। ठीक है, कांस्टेंट है ना, c ऐड करो या c/2 ऐड करो, क्या फर्क पड़ेगा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। कर्व पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है फ्रेंड्स, 0, -2। तो आपको आइडिया हो गया, x इज इक्वल टू 0 रखो, y इज इक्वल टू -2 रखो, तो आपको कुछ ना कुछ c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगा देखिए, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 4 मिल गया। 4 की वैल्यू वापस रखेंगे तो y² इज इक्वल टू x² प्लस 4। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड कर्व। रिक्वायर्ड कर्व का आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, y² इज इक्वल टू x² प्लस 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा बोला, एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व। ठीक है, किसी पॉइंट xy जो कि कर्व के ऊपर है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। ओके, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है फ्रेंड्स dy/dx। अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई स्लोप एट x, y पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, dy/dx ही होगा ना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द कॉन्टेक्ट टू द, ये जो पॉइंट दिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप। ओके, यहां पे फिर से लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट x, y एंड -4, -3। ठीक है, x, y -4, -3 को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट होगा उसका स्लोप, और हमारे इस स्लोप की बात हुई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हुई, तो इसका स्लोप क्या मिलेगा, -y2 -y1
अपॉन x2 माइनस x1 ये, तो इसका स्लोप होगा ये, इसको मैं सब y+3 अपॉन x+4 लिख सकता हूँ। अब बारी आती है एक्चुअल में क्या बोला, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx इज ट्वाइस, तो यहाँ पे ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑन ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब ये पॉइंट टू द पॉइंट -4, -3, ठीक है। तो मैं इन दोनों का कंपेयर करके आपको बताऊँ, dy/dx ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये है स्लोप किसका, लाइन सेगमेंट का स्लोप। मुझे ऐसा बोला गया है टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप से 2 गुना है, तो ये वाला 2 गुना है फ्रेंड्स। तो मुझे बीच में कंपैरिजन का साइन लिखना है, तो यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। 2 को मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। फिर से समझिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब आपको एक पॉइंट दिया है एंड बोला है कि भाई x, y दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों की मदद से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसका स्लोप ये होता है। टेंजेंट का स्लोप x, y पॉइंट से ये मिलेगा, ठीक है। इसका ये रिलेशन दिया है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू, तो जो हमारा कर्व का, मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर मुझे एक कर्व का इक्वेशन मिलेगा, वो कहाँ से पास हो रहा है, -2, 1 में से, ठीक है। चलिए अब कैसे सॉल्व करना है आपको आइडिया है। यहाँ पे सेपरेट द डिनोमिनेटर, dy अपॉन y+3, मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दिया है फ्रेंड्स, ताकि आपको पता चले, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन लॉग मोड में y+3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग मोड में x+4, दोनों लॉग है तो यहाँ पे मैं लॉग मोड में c ही ऐड करूँगा, ठीक है। कांस्टेंट c को लॉग के तौर पे ऐड किया, क्योंकि लॉग ये दोनों लॉग है इसलिए। तो लॉग मोड में y+3 इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग x+4 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, प्लस लॉग मोड में c, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग मोड में c इंटू x+4 का स्क्वायर, क्योंकि ये लॉग x प्लस लॉग x इंटू वाई, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, दोनों साइड से लॉग निकल जाएगा। तो y+3 इज इक्वल टू c इंटू x+4 का होल स्क्वायर। कर्व कहाँ से पास हो रहा है, पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है फ्रेंड्स, -2, 1 में से। तो x की जगह पे क्या लिखना है, -2, y की जगह पे क्या लिखना है, 1, ओके। यहाँ पे लिखेंगे इस इक्वेशन में रखता हूँ 1 + 3 इज इक्वल टू c इंटू -2 + 4 का होल स्क्वायर, ये 4 इज इक्वल टू c 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 विल बी कट, तो c इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट आपको क्या मिला, 1। अब इसको इस इक्वेशन में 1 में रखेंगे c की वैल्यू, तो रिक्वायर्ड कर्व मुझे क्या मिलेगा, y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे ऐसा बोला है, द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब एक बलून है जिसमें मैं ऐसे एयर इन्फ्लेट करूंगा, ऐसे हवा भरूंगा कि जिससे जो उसका वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऐसा लिखता हूं कि भाई एट सपोज एट टी टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बलून या फिर स्पेरिकल बलून इज v, ओके। वॉल्यूम क्या है बलून का, v है, एंड रेडियस भी कुछ होगी, रेडियस r है, ठीक है। टी टाइम के ऊपर वॉल्यूम का जो टी टाइम के ऊपर स्फीरिकल बलून का जो वॉल्यूम है वो v है एंड रेडियस r है, ओके। वो चेंज हो रहा है,
कांस्टेंट रेट से, तो मैं चेंज को, वॉल्यूम के चेंज को dv/dt इज इक्वल टू कोई k कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो मैं इस पहले स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के टाइम में, तो t इज इक्वल टू 0, रेडियस r कितना दिया है 3 यूनिट, आफ्टर 3 सेकंड मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकंड होगा, तब रेडियस कितना दिया है 6 यूनिट। ओके, मुझे क्या बोला है, फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकंड। ओके, तो फाइंड r आफ्टर t सेकंड, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। t सेकंड के बाद रेडियस आपको फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन फिर से समझा दूं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, मतलब मैं बलून में ऐसे हवा भरूंगा जिससे उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, तो dv/dt इज इक्वल टू कोई k कांस्टेंट मैंने ले लिया। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में उसका रेडियस कितना है 3 यूनिट है, 3 सेकंड के बाद उसका रेडियस 6 यूनिट है, तो मुझे फाइंड करना है रेडियस r आफ्टर t सेकंड, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे सेपरेट दी वेरिएबल सेपरेशन करूंगा, तो db वाली टर्म इस साइड, dt वाली टर्म इस साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो v इज इक्वल टू ये k इंटू टी प्लस सी। यहाँ पे k कोई कांस्टेंट था फ्रेंड्स, यहाँ पे c भी क्या है, कांस्टेंट। अगर आप इसको देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ये हम एक जनरल सॉल्यूशन लेके आए। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, v वॉल्यूम, v फॉर व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। बलून जो है वो स्पेरिकल टाइप का है, उसका शेप, तो उसका वॉल्यूम होगा वो स्फीयर का वॉल्यूम जैसा होगा। यहाँ पे k इंटू टी प्लस सी, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन। नाउ अब आपको ये 2 केस दिए, ये 2 केस क्यों दिए, क्योंकि इन दोनों केस की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो, ये k एंड ये c फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0, रेडियस कितनी दी है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग के वक्त टाइम क्या हो लेना है 0 इनिशियली, ठीक है। t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। देखिए कैसे, ये 4/3 इंटू पाई, r का क्यूब मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी, तो देखो यहाँ से आपको c मिल जाएगा, तो ये 4 पाई इंटू ये क्या हो गया 9 इज इक्वल टू, तो c मुझे क्या मिल गया 36 पाई। ओके, एक कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू आपको मिल गई 36 पाई। नाउ अब आपको दूसरा केस लेना है। दूसरा केस मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट t इज इक्वल टू 3, रेडियस कितना बन रहा है 6, तो यही चीज़ यहाँ पे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, क्या, आपको जो c वैल्यू मिली है वो भी रख देना है। तो ये 4/3 पाई r की जगह पे क्या लिखूंगा 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब इज इक्वल टू k, मुझे फाइंड करना है, t की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस c की वैल्यू 36 पाई रखेंगे, ठीक है। इतना रखने के बाद अगर आप एक चीज नोट करो, यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हो, यस। ओके, आपका काम क्या है, आपको करना क्या है, k को सब्जेक्ट बना, ये आपका काम है, ठीक है। चलिए, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये 4/3 है पाई है, ओके। यहाँ पे मैं 36, क्योंकि 6 का क्यूब मतलब 36 इंटू 6 होगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 ऐसे सेपरेट करके लिख रहा हूँ। आपको आइडिया आ चुका होगा मैंने ऐसा क्यों किया है। 3 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, k प्लस 12 पाई, ओके। चलिए, ये 3 कट हो जाएगा, ये 3 को इसके साथ काटूंगा, ये कट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे k प्लस 12 पाई, ये हो गया 8 पाई इंटू 12, ओके। चलिए, अब एक चीज़ समझिए, ये 12 पाई वाली टर्म 8 टाइम है, ये 12 पाई वाली टर्म 1 टाइम है, तो ये इस साइड जाएगा, तो 7 टाइम्स 12 पाई होगा इज इक्वल टू k,
ओके, तो इन शॉर्ट के आपको मिला 84 पाई, ये आपका के मिल गया। अब आपको ये दो केस मिले थे, दो केस क्वेश्चन में गिवन थे, उसकी मदद से मैंने सी फाइंड किया और के फाइंड किया। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल के ऊपर आपको कुछ दिया होगा, कुछ सेकंड बाद आपको कुछ दूसरा ऑप्शन दिया होगा। अब इन दोनों की मदद से मैंने दो कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम क्या है फ्रेंड्स, आपको फाइंड रेडियस आर, मुझे आर फाइंड करना है। कब? जब टाइम टी सेकंड होगा। तो इस इक्वेशन में पुट, यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ सी एंड के इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 के अंदर मैं सी की एंड के की अगर वैल्यू रखता हूं फ्रेंड्स, तो मुझे आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। कैसे? ये 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई। ठीक है, 36 पाई मैंने रख दिया वैल्यू। नाउ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें से दोनों में से क्या निकल सकता है? अगर मैं यहां से दोनों में से 4 कॉमन निकालना चाहूं, 4 कॉमन यहां से कट हो जाएगा। क्या आएगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ पे 4 कॉमन निकाला, ये 2/1 पाई इंटू टी प्लस 9 पाई बचेगा। ठीक है, ये 4 विल बी कट। आपको आर को सब्जेक्ट बना, देखो पाई भी कट हो जाएगा, पाई भी निकल जाएगा। आपको आर रेडियस फाइंड करना है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, ये पाई भी निकल जाएगा, इसके पास पाई है, इसके पास पाई है, इसके बाद ये पाई भी निकल गया। तो चलिए यहाँ पे मैं 21 इंटू टी प्लस 9 लिख सकता हूँ, एंड 3 जो है यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई में जाएगा 3। ओके, तो ये क्या हो गया? आर क्यूब आपको मिला। और अगर रेडियस फाइनल आंसर आर फाइंड करो, तो ये 63 टी प्लस 27 की पावर 1/3, ये आपका क्या है? रेडियस, ये फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मुझे ऐसा बोला गया है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कोई होगा, वो R% पर ईयर के हिसाब से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा एजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम या फिर सपोज प्रिंसिपल अमाउंट इज P फॉर टाइम T। ठीक है, T टाइम के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? T है। ठीक है, आगे बढ़ते। T टाइम के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है फ्रेंड्स? P है। नाउ प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। मतलब आप ऐसा एज्यूम करिए कि मैंने सपोज 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए। ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे R% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन R% इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? तो कि 10,000 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा। ओके, तो ये जो चेंज है, मतलब dp/dt जो है, dp/dt जो चेंज है वो कैसा होगा? वो होगा R% ऑफ P। R% ऑफ P का मीनिंग क्या होता है? dp/dt इज इक्वल टू R इंटू P/100। ठीक है, R% ऑफ P का मतलब R% मतलब R/100 इंटू P। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। फिर से समझते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में रखा हुआ इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? R% पर ईयर से। ठीक है, मतलब अगर मैंने 10,000 रुपये बैंक में 5% के ऊपर रखे हैं, तो मुझे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? तो कि 10,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर 5%, ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ठीक है, ऐसे चेंज हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। ये आपका इक्वेशन मिल गया। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मुझे आर फाइंड करना है। इफ ₹100 इज डबल, ठीक है, स्टार्टिंग में कितने रुपए रखे होंगे 100, तो यहाँ पे एट टाइम बोला है, टी इज इक्वल टू इनिशियल लेवल के ऊपर टाइम टी होगा 0 होगा, तब प्रिंसिपल अमाउंट होगा 100। ओके, फिर बोला है इज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। जरा संभलिएगा, जब टाइम 2 गुना हो रहा है, सॉरी, जब अमाउंट 2 गुना हो रहा है, अमाउंट 2 गुना कब हो रहा है, जब टाइम 10 ईयर होगा। तो दूसरा पॉइंट ये मिलता है, जब टाइम 10 ईयर होगा तब अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 2 गुना, मतलब स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ था, 10 साल के बाद उसका अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 2 केस यहाँ पे इनडायरेक्टली दिए। मुझे अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मुझे वैल्यू ऑफ आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर। ओके, मुझे आर फाइंड करना है, फाइंड आर। तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको लिख के समझा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम है सेपरेट दी वेरिएबल करना। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन डी बाई पी इज इक्वल टू आर बाई 100 इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी। तो आपको ये लगेगा सर आपने डायरेक्टली इंटीग्रेशन डी टी क्यों किया, क्योंकि आर में आप ये चीज़ समझते होंगे कि अमाउंट जो भी होगा वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद इंक्रीज होता है। ओके, वो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीपी बाई डी टी, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट चेंज विथ टाइम, तो डीपी बाई डी टी मुझे दिया है कितने %, आर परसेंटेज ऑफ पी। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा लॉग पी इज इक्वल टू आर बाई 100 एज इट इज इंटू टी प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। नाउ आपको ये जो 2 केस दिए गए हैं, 2 केस की मदद से देखो, टी पहले 0 रखोगे तो आपको क्या, इन 2 केस की मदद से आपको आर और सी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 100 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया तो c की वैल्यू आपको मिल गई, c इज इक्वल टू लॉग 100 बेस e। ठीक है, दूसरा केस अप्लाई करते हैं। दूसरा केस कौन सा है, जब टाइम 10 होगा तब p क्या है 200। ओके, तो इसी इक्वेशन में लॉग यहाँ पे क्या लिखेंगे 200 log 200 इज इक्वल टू आर। आर कितना है, आर मुझे फाइंड करना, आर इंटू टाइम 10 डिवाइड बाई 100 प्लस सी मतलब log 100 बेस ई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ मिल गई है, आपको c मिल चुका है। c की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में वापस रखी, ये इक्वेशन 1 है, इसको ही रेफरेंस लेके चलेंगे। पहले मैंने केस 1 लिखा, केस 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाली तो मुझे c मिला। फिर केस 2 की वैल्यू एंड c की वैल्यू मैं रखूँगा तो मुझे यहाँ पे r मिलेगा। r ही तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, log 1 को इस साइड, तो log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r बाई 10, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप ऐसा बोल सकते हो log 200 माइनस log 100 है तो log 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू r बाई 10 हो जाएगा। तो ये log 2 मिलेगा, log 2 बेस e इंटू 10 इज इक्वल टू r मिलेगा। log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए log 2 की वैल्यू क्या होती है, ये 10 इंटू log 2 की वैल्यू मैं रखूँगा 0.6931 इज इक्वल टू r। ठीक है, तो जैसे मैं ये वैल्यू रखूँगा 10 से मल्टीप्लाई तो 6.931 इज इक्वल टू r। ये आपका क्या हो गया आंसर। r आपको जो फाइंड करने का बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ओके, ये आपका r आ गया फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 हमने जो क्वेश्चन 20 किया है उसी के जैसा है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूस एट द रेट ऑफ 5% पर
ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज प्रिंसिपल अमाउंट इज पी फॉर टी टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पी है फॉर टी टाइम के लिए। अब ये जो है इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 5%। देखो 5% किसका होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट पी का ही होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा dp/dt जो है वो 5% ऑफ पी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं dp/dt इज इक्वल टू 5/100 इंटू पी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। पर ईयर एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद द बैंक। मतलब स्टार्टिंग में, मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर अमाउंट कितना, 1000 बैंक में रखा है। ओके, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। ओके, मुझे ऐसा बोला गया है कि 10 ईयर के बाद, जब टाइम 10 ईयर होगा तो p क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, तो आपको p वाली टर्म को p के साइड लाना है। ओके, p वाली टर्म को p के साइड लाना है। यहाँ पे dt 5/100 ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग मोड में, p इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, t इंटू ये 5/100 मतलब डिवाइड में 20, ये प्लस c हो जाएगा। अब मुझे केस दिया है, अगर t इज इक्वल टू 0 तो p क्या होगा, 1000। ओके, स्टार्टिंग में p जो है 1000, तो यहाँ पे log 1000 इज इक्वल टू c। तो c का आपको आंसर मिल गया, जो कांस्टेंट c था उसका आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, अब दूसरा केस बोला है जब टाइम, तो t जब 10 ईयर होगा तो p क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर दोनों की वैल्यू रखेंगे, log यहाँ पे p मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू t मतलब 10/20 प्लस log 1000। नाउ आपको यहाँ पे log वाली टर्म को उस साइड लेके जाना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, log p माइनस log 1000 मतलब log 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं मैं। ओके, अब यहाँ पे log है p/10 की पावर 3, ये ऐसा है, इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को मैं अगर log के टर्म में लाना चाहता हूं, तो ये p/10 की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे e की पावर 1/2 लिखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स मुझे। आप समझ रहे होंगे e की पावर 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे log निकालना है। तो 1/2 को मैं log e⁻² लिखूंगा, क्यों, क्योंकि log के बाजू में कोई टर्म, उसकी पावर चली जाएगी आगे, तो ये 1/2 इंटू log e आएगा, जो कि 1/2 ही होगा। ठीक है, इस चीज को सिर्फ मैं log के रूप में कैसे लिखूंगा, log e की पावर में 1/2, क्यों, क्योंकि ये log और ये log निकालना है। तो p/10 की पावर 3 इज इक्वल टू e⁻1/2। e⁻1/2 की वैल्यू मतलब e⁻0.5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो p इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.648 अगर मैं करूंगा, 1000 इंटू 1.68 करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1648। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ये आपका आंसर आ गया p। इतना रुपीस कब होगा, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद इतना अमाउंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा बोला, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर। सबसे पहले सपोज एट टी टाइम, ठीक है, टी टाइम में नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर मैं एज्यूम करता हूं सपोज x है,
ठीक है, चलिए आगे। इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर एट प्रेजेंट। ठीक है, तो मुझे जो रेट ये दिया है ना, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब बैक्टीरिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है dx/dt वो किसको प्रोपोर्शनल में है, इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का सिंबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट, मतलब टी टाइम मैंने लिया था तो टी टाइम के ऊपर बैक्टीरिया कितना था, x था। तो सपोज ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा कैसे, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में टी टाइम था तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया x था, तो टी टाइम का अगर प्रोपोर्शनल में सोचूंगा तो किसके साथ प्रपोज करना पड़ेगा, x के साथ प्रोपोर्शनल में लेना पड़ेगा। आगे ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जैसे मैं निकालूंगा dx/dt इज इक्वल टू, मैं कोई k कांस्टेंट लिख रहा हूं इनटू x। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देगा। अब तक हमने जो भी सम किए उसके अंदर दो केस बन ही रहे थे, मतलब दो हिंट आपको दी थी कि भाई आप वहां से कांस्टेंट को कैसे फाइंड करो। यहां पे क्या बोला है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ओके, स्टार्टिंग के अंदर क्या है, बैक्टीरिया काउंट कितना है, 1 लाख। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर बैक्टीरिया का जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है 1 लाख है। ओके, नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। किसका 10%, इसका 10 लाख का 10% इंक्रीज हो रहा है। तो कब, आफ्टर 2 आवर, तो जब टाइम 2 आवर होगा तो बैक्टीरिया देखो 10 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, 10,000। ओके, तो उतना इंक्रीज हो रहा है तो आफ्टर 2 आवर कितना बैक्टीरिया होगा, 10,000, 1,10,000 बैक्टीरिया होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सॉरी 20,000। ओके फ्रेंड्स, यहां पे t इज इक्वल टू 2 आवर। ओके, मुझे यहां पे बोला है कि नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर, तो 1 लाख का 10% होगा 10,000, 10,000, और टी आर के बाद 1 लाख प्लस 10,000 मतलब 1,10,000 बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर होगा। ठीक है, ये मुझे दिया है। मुझे ऐसा बोला हाउ मेनी आवर विल काउंट, मतलब कितना टाइम लगेगा जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख होगा तब कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dx/x इज इक्वल टू k इंटू डी टी, सेपरेट दी वेरिएबल। ओके, ये log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये मुझे मिल गया एक इक्वेशन। अब पहला केस मुझे बोल रहा है कि t की वैल्यू 0 होगी तब बैक्टीरिया x क्या हो रहा है, 1 लाख, तो यहाँ पे log 1 लाख इज इक्वल टू सी मिल रहा है। तो आपको सी की, ये इक्वेशन 1 है, सी की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ अब 1 लाख को मैं ऐसा लिख सकता हूं log 10 की पावर 5 इज इक्वल टू सी। ओके, सी का आपको आंसर मिल गया। नाउ अब सी का आंसर आपको मिल गया है, तो सेकंड केस, ये मैंने पहला केस लिया, केस वन कहाँ से लिया, यहाँ से। अगर इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा तो सी मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 5 log 10 इज इक्वल टू सी में लिख सकता हूँ, ये आपको सी मिल गया पहले केस। तो केस नंबर सेकंड से, केस नंबर सेकंड क्या बोलता है, जब टी में 2 लूंगा तो सी मुझे ये दिया है, मिल गया है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, देखिए कैसे, log 1,10,000 इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस log c की वैल्यू क्या है, log 1 लाख। ओके, 1 लाख लिखो
या फिर ये लिखो बात, इसको इस साइड लेके आऊँगा तो log माइनस होगा तो 1,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख ही होगा फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 2K। तो ये 4 0 निकल जाएगा, यहाँ पे log 11/10 इज इक्वल टू 2K। तो आपको यहाँ पे K मिलेगा log 11/10/2 इज इक्वल टू K। ये आपको K मिला, आपको C मिल चुका है, आपको K मिल चुका है। अब दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको T मिलेगा, लेकिन कब? जब x इज इक्वल टू 2 लाख होगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, पुट C इज इक्वल टू log 1 लाख, ओके। K इज इक्वल टू log 11/10/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है। वहां पे मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है? 2 लाख, याद रखना। तो यह ऐसा बनेगा log 2 लाख इज इक्वल टू K, मतलब log 11/10/2 इंटू T, मुझे T तो फाइंड करना है, प्लस C। अब C की वैल्यू यहां से उठा के इस साइड भेजूंगा तो log 2 लाख माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू log 11/10/2 इंटू T। तो ये आपको आंसर क्या मिलेगा? ये आपको आंसर मिलेगा log 2 लाख डिवाइड बाय log 1 लाख, तो log 2 हो जाएगा। ओके, ये आपको मिलेगा log 2। चलिए, आपको क्वेश्चन के अंदर आपको T को सब्जेक्ट बनाना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 log 2 मिला, 2 डिवाइड में मतलब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे log 11/10 हो जाएगा इज इक्वल टू T। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? फाइनल आंसर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने की ट्राई करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बोला गया, इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब स्टार्टिंग के अंदर बैक्टीरिया 1 लाख है, तो T इज इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया कितना? X, मैंने कोई बैक्टीरिया लिया, सपोज एट T टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज X। ठीक है, तो 0 टाइम के ऊपर बैक्टीरिया 1 लाख। अब नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर, मतलब जब टाइम 2 आवर होगा तब बैक्टीरिया 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, मतलब 1 लाख प्लस 1 लाख का 10% मतलब 10,000, तो 1,10,000 आफ्टर 2 आवर। ओके, नाउ इन हाउ मेनी आवर विल इट काउंट रीच 2 लाख, मतलब टाइम कितना होगा जब बैक्टीरिया 2 लाख होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है? इक्वेशन। मुझे ऐसा बोला, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट, तो मैंने ऐसा बोला कि T टाइम के ऊपर बैक्टीरिया का चेंज dx/dt हो रहा है। ओके, वो प्रोपोर्शनल क्या लिखूंगा? x, क्योंकि T टाइम के ऊपर प्रेजेंट बैक्टीरिया कितना है? x, तो मैं T टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज देखूंगा, तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का सिंबल निकालना है, कोई कांस्टेंट दिया k, फिर क्या किया मैंने? सेपरेट दी वेरिएबल फॉर्म करके दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, ये आपको इक्वेशन। ये पहला केस के अंदर अगर मैं वैल्यू इक्वेशन में रखूंगा तो आपको C मिलेगा, C इज इक्वल टू log 1 लाख। ओके, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे रहने दो। केस 2 लिखूंगा तो यहाँ पे आपको कोई K की वैल्यू मिलेगी। C की वैल्यू एंड K की वैल्यू मुझे मिलने के बाद दोनों की वैल्यू इक्वेशन जो अपना आ रहा था इक्वेशन 1 उसमें रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर x की वैल्यू 2 लाख यहाँ पे लिखूंगा तो आपको फाइनल T आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए